Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about thermal power plant. So let's start the video. So over here you can see power plant, right? So power plant का basic function क्या है वो हम देखेंगे. Power plant is an assembly of equipments that produces and delivers mechanical and electrical energy. सो बेसिकली पावर प्लांट हम किसे बोलेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ इक्विपमेंट उसका असेंबली किया गया है, राइट, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एनर्जी एंड उसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो यहाँ पे देखिए सिंपल, ये जो है बॉयलर है, राइट. सो बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर का फंक्शन है जो भी वाटर है उसमें से स्टीम जनरेट करता है. सो उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना होगा, उसको स्टोरेज एनर्जी इन फ्यूल, यानी कि बेसिकली हम फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे. सो यहाँ पे आप देखिए कॉल और ऑयल है. सो कॉल का हम कंबशन करेंगे, कंबशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हीट मिलेगा. वो हीट को हम बॉयलर को प्रोवाइड करेंगे. बॉयलर में क्या होता है, वाटर रहता है, राइट. सो हम क्या करेंगे, वाटर में से स्टीम जनरेट करेंगे. सो उसी स्टीम की यूटिलाइज करके हम स्टीम टरबाइन को रोटेट करेंगे. सो यहाँ पे क्या हुआ, स्टीम जनरेट हुआ, राइट, यानी कि वन काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी. उसके बाद स्टीम टरबाइन रोटेट होने के कारण हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है. उसके साथ हम जनरेटर कनेक्ट करेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होगा. सो सिंपल याद रखना है, बॉयलर में हमने क्या किया, फ्यूल का कंबशन करके वाटर में से स्टीम जनरेट किया, स्टीम का यूटिलाइज करके टरबाइन को रोटेट करवाया, राइट. उसके थ्रू हमें मैकेनिकल एनर्जी मिला और मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. साइट सिलेक्शन फॉर थर्मल पावर प्लांट. सपोज हमें थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, साइट सिलेक्शन करना होगा. So a few important factors to be considered for the selection of site for thermal power plant are listed below. यानी कि important factor कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे. So यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल, यानी कि आपको पता है बॉयलर में क्या चाहिए, कॉल चाहिए फ्यूल का कंबशन करने के लिए, राइट. सो यहाँ पे हम कौन सा फ्यूल लेंगे, कॉल. कॉल एज अ फ्यूल हम यूटिलाइज करेंगे. सो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल, यहाँ पे कॉल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, उस साइड हम क्या थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे. सेकंड, एस डिस्पोजल फैसिलिटी, यानी कि जो भी कॉल का कंबशन करेंगे उसके बाद जो भी कॉल का जो एस बचता है उसको डिस्पोज करने के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए. स्पेस रिक्वायरमेंट होना चाहिए क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में देयर आर नंबर ऑफ इक्विपमेंट वी आर यूजिंग. नेचर ऑफ लैंड, वो लैंड को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, लैंड की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट. क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ इक्विपमेंट और वो मशीनरी कैसे होंगे, हैवी होंगे, राइट. तो यहाँ पे लैंड का टेस्टिंग करवाना होगा, उसका बेयरिंग कैपेसिटी कैसा है वो चेक करना होगा. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, आपको पता है बॉयलर में हम क्या करते हैं, वाटर में से स्टीम जनरेट करते हैं, यानी कि हमें अवेलेबिलिटी वाटर चाहिए हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है उसके नज़दीक. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आपको पता है कोल को, जो कोल माइनिंग है वहाँ से हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे लाना होगा, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, आपको पता है देयर आर नंबर ऑफ इक्विपमेंट, तो यहाँ पे लेबर भी रिक्वायरमेंट रहेगा. पब्लिक प्रॉब्लम्स, जो थर्मल पावर प्लांट है जो रेसिडेंशियल एरिया है उससे दूर होना चाहिए. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको पता है चिमनी में से गैसेस जनरेट होगा, राइट. वन टाइप ऑफ नॉइस पॉल्यूशन जनरेट होगा, इसीलिए पब्लिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. सो हमारा जो भी थर्मल पावर प्लांट है वो जो रेसिडेंशियल एरिया है उससे दूर होगा. साइज ऑफ द प्लांट, यानी कि हमारा जो भी प्लांट है उसका साइज भी एक डिपेंड करता है. क्यों, क्योंकि जब भी हम उसको एनलार्ज करेंगे, राइट, तभी उसका साइज अगर छोटा रहेगा तो प्लांट को एस्टेब्लिश करना, एनलार्ज करने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए साइज ऑफ द प्लांट भी एक फैक्टर कंसिडर हो सकता है. सो यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट. सो आपको ये याद रखना है, थर्मल पावर प्लांट को ही हम स्टीम पावर प्लांट बोलेंगे. सो ये जो है मेन हमारा थर्मल पावर प्लांट में हार्ट कह सकते हैं, बॉयलर, राइट. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, कॉल को इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे कॉल स्टोरेज किया। कॉल स्टोरेज में से कॉल हैंडलिंग, हैंडलिंग का भी सिस्टम होता है, आपको कॉल को यहाँ पे अंदर इंसर्ट करना है। तो देर आर नंबर ऑफ हैंडलिंग डिवाइसेस रहेगा, राइट, जिसके थ्रू हम कॉल को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और बॉयलर में हम क्या करेंगे, कॉल का कंबशन करके जो भी हीट जनरेट होगा वो बॉयलर को प्रोवाइड करेंगे और बॉयलर में से स्टीम जनरेट करेंगे। अब जो भी कॉल का कंबशन होगा उसके बाद उसमें क्या रह जाता है, एस। तो ये रहा एस हैंडलिंग सिस्टम। उसके बाद उसको एस का स्टोरेज करना है और उसके बाद एस को जहाँ भी हमें डिस्पोज करना है वहाँ पे हम ले जाएंगे। सो यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे, बॉयलर में से स्टीम जनरेट होता है, राइट। तो स्टीम को यहाँ पे भेजेंगे, ये है सुपर हीटर। सुपर हीटर एक प्रकार का एसेसरीज कहा जाता है। तो जो भी स्टीम जनरेट होगा इनिशियली उसमें वाटर पार्टिकल होगा। तो सुपर हीटर क्या करता है, उसमें से वाटर पार्टिकल रिमूव कर देता है और प्योर सुपर हीटेड स्टीम उसको आगे भेज देता है। तो ये जो लाइन है वो सुपर हीटेड स्टीम की है, राइट। अब ये जो देखिए ये है एयर फिल्टर। सो यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पे आ रहा है, ये है एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर भी वन टाइप ऑफ एसेसरीज है जो क्या करता है, एयर को प्रीहीट करता है, राइट। प्रीहीट करने के बाद हम वो एयर को कहाँ पे भेज देंगे, बॉयलर में भेज देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है एज अ फ्यूल हमको क्या ले रहे हैं, कॉल। सो कॉल का कंबशन करने के लिए हमें एयर चाहिए। सो बेसिकली हम यहाँ पे प्री हीटेड एयर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट टाइम में जो हीट है ज़्यादा मिले, राइट। सो ये एयर प्री हीटर है। और आपको पता है बॉयलर में से क्या जनरेट होता है, फ्लू गैसेस, राइट। बॉयलर में जब भी कॉल का कंबशन करते हैं तो उसमें से फ्लू गैसेस जनरेट होता है। तो वो ये जो लाइन दिख रही है वो फ्लू गैसेस का है। सो यहाँ पे एयर प्री हीटर में से पास होके वो फ्लू गैसेस ये चिमनी में से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब आपको पता है बॉयलर में से जो भी फ्लू गैसेस जनरेट हुए वो फ्लू गैसेस हम इकोनोमाइजर में से भी पास कर रहे हैं और एयर प्री हीटर में से भी पास कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एयर आ रहा है वो एयर को हमें यहाँ पे गर्म करके भेजना है। तो गर्म कैसे होंगे, जो एग्जॉस्ट गैस यहाँ से जा रहे हैं उसके कांटेक्ट में एयर आएगा, इसीलिए उसको एयर प्री हीटर बोलते हैं, राइट। और एयर गर्म होने के बाद हम उसे बॉयलर में भेज देंगे, राइट। तो उसके बाद ये फ्लू गैसेस यहाँ से चिमनी में से बाहर चला गया। अब ये जो लाइन है सुपर हीटेड स्टीम, सो ये स्टीम टरबाइन है। तो स्टीम टरबाइन सुपर हीटेड स्टीम की मदद से हम क्या करेंगे, स्टीम टरबाइन को रोटेट करवाएंगे, right? तो स्टीम टरबाइन भी देयर आर थ्री स्टेजेस, तो स्टेजेस होंगे। तो ये देखिए एक लाइन यहाँ से जा रही है, यहाँ पे हाई प्रेशर हीटर में जा रही है, एक है जो लो प्रेशर हीटर में जा रही है, राइट। और एक यहाँ पे देखिए, अब स्टीम टरबाइन को रोटेट करवा के वो सुपर हीटेड स्टीम हम कहाँ पे भेजेंगे, कंडेंसर में भेजेंगे, राइट। तो कंडेंसर क्या करेगा, जो भी यहाँ पे स्टीम आ रहा है उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ से आगे भेज देगा। अब वो लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से देखिए ये कूलिंग वाटर पंप है, तो यहाँ से हम कूलिंग वाटर कंडेंसर में इंसर्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ से जो स्टीम आ रहा है, स्टीम वो किसके कांटेक्ट में आएगा, ये ट्यूब है उसमें से वाटर पास हो रहा है, वो कैसा है, ठंडा है, राइट। और स्टीम गर्म है, तो स्टीम क्या कर देगा, उसका जो भी हीट है वाटर को दे देगा, राइट। सो स्टीम कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से हम जो वाटर भेज रहा था वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हॉट वाटर, ये लाइन है, उसको हम कूलिंग टावर में भेज देंगे। कूलिंग टावर में क्या होगा, यहाँ से हॉट वाटर स्प्रे होगा और यहाँ से एयर सप्लाई होगा। तो एयर डायरेक्टली कांटेक्ट विद द हॉट वाटर, राइट। सो हॉट वाटर कन्वर्टेड इनटू कोल्ड वाटर एंड वही वाटर को हम यहाँ से रिसर्कुलेट करेंगे, राइट। और यहाँ से अगर कूलिंग वाटर का जो भी लेवल है वो कम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी पॉन्ड वगैरह होगा वहाँ से भी हम डायरेक्टली एक लाइन यहाँ से अंदर डाल सकते हैं, राइट। तो ये जो लाइन है वो क्या हुआ, जो स्टीम आया उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में आ गया, उसी स्टीम को यानी कि उसी लिक्विड को हम विद द हेल्प ऑफ पंप लो प्रेशर हीटर में जाने देंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्टीम का थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो लिक्विड को गर्म करेगा। विद द हेल्प ऑफ फीड पंप उसको हाई प्रेशर हीटर में जाने देंगे। तो यहाँ पे भी क्या किया हमने, स्टीम का थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ पे डाल दिया,
यानी कि वो जो लिक्विड आ रहा है वो और भी गर्म हो जाएगा। उसके बाद वो फीड पंप में से इकोनोमाइजर में जाएगा। इकोनोमाइजर क्या करता है, इकोनोमाइजर भी वन टाइप ऑफ एसेसरीज है। वो क्या करेगा, जो भी हॉट फ्लू गैसेस यहाँ से जा रहे थे ऊपर, उसका यूटिलाइज करके यहाँ से जो वाटर आ रहा है उसको गर्म करेगा और उसको बॉयलर में इंसर्ट कर देगा। राइट। तो ये सिंपल पूरा प्रोसेस है थर्मल पावर प्लांट का। राइट। तो सिंपल आपको याद रखना है, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर एंड इकोनोमाइजर, ये क्या है, बॉयलर का एसेसरीज है। इसको एसेसरीज बोलते हैं। वो बेसिकली किसके लिए यूटिलाइज होता है, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। राइट। सो बॉयलर में से स्टीम जनरेट होगा, ये आपको पता चल गया। उसी स्टीम को हम सुपर हीटर में से स्टीम टरबाइन में भेज देंगे। स्टीम टरबाइन रोटेट करवा के बाद वो स्टीम कंडेंसर में चला जाएगा। कंडेंसर में वो स्टीम कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी लिक्विड को हम आगे भेज के इकोनोमाइजर में से बॉयलर में भेज देंगे। राइट। तो ये पूरा सिस्टम है थर्मल पावर प्लांट का। अब ये देखिए उसका एनिमेशन थ्रू। सो एनर्जी सप्लाई फ्यूल, यानी कि यहाँ पे फ्यूल होगा। फ्यूल हम कौन सा यूटिलाइज कर रहे हैं, कॉल। सो यहाँ पे कॉल का कंबशन किया, हॉट फ्लू गैसेस जनरेट हो, यानी कि ये देखिए जनरेट हुआ। राइट। अब जनरेट होने के कारण ये जो ट्यूब है उसमें से वाटर पास हो रहा है। राइट। तो यहाँ से हीट किसको मिलेगा, ये ट्यूब को मिलेगा, ट्यूब में से वाटर पास हो रहा है। राइट। सो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये फ्लू गैसेस जो है वो ट्यूब के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। राइट। और ये जो स्टीम जनरेट हुआ, यहाँ से स्टीम जा रहा है और ये स्टीम, ये देखिए ये स्टीम टरबाइन है, उसको रोटेट करवा रहा है। राइट। अब स्टीम टरबाइन को रोटेट करवाएगा तो वो वन टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे हमने जनरेटर रख दिया है। राइट। सो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद हमें ट्रांसमिशन लाइन थ्रू उसको हम आगे ले जाएंगे। सो यहाँ से जो भी स्टीम आया वो स्टीम टरबाइन को रोटेट करके कहाँ पे चला जाता है, कंडेंसर में। सो ये जो लाइन दिख रही है वो कंडेंसर की है, यानी कि यहाँ से कूलिंग वाटर जा रहा है। राइट। और यहाँ से ऊपर से स्टीम आ रहा है, तो स्टीम कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये लिक्विड यहाँ से जाएगा और ये जो कूलिंग वाटर है वो क्या हो जाएगा, हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रे करेंगे और हॉट वाटर स्प्रे करेंगे। कूलिंग टावर यहाँ से एयर सप्लाई होता है। राइट। सो कूलिंग टावर में क्या होगा, ये जो हॉट वाटर है वो कूल हो जाएगा और उसी कूलिंग वाटर को हम फिर से रिसर्कुलेट करेंगे। राइट। तो ये जो है एनिमेशन थ्रू है थर्मल पावर प्लांट का। एडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, तो फर्स्ट रहेगा लो इनिशियल कॉस्ट, यानी कि उसका इनिशियल कॉस्ट रहेगा, since located near the load center, the cost of transmission and the losses due to transmission are considerably reduced। यानी कि हमारा जो भी लोकेशन है, उस जो भी लोड सेंटर है, यानी कि हम जो भी पावर प्रोड्यूस करते हैं उसको हमें जहाँ पे भेजना है, राइट, तो वो हमारा जो एरिया है उसके नज़दीक होगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका कॉस्टिंग कम हो जाएगा। राइट। और उसके लिए जो भी लॉसेस हो जाएगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। द कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट टेक्स लेजर पीरियड, यानी कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है उसका कंस्ट्रक्शन करना होगा तो वो शॉर्ट टाइम में हो सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, फ्यूल इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम जो भी फ्यूल यूटिलाइज कर रहे हैं वो कैसा है, नॉन रिन्यूएबल है। राइट। यानी नॉन रिन्यूएबल का क्या मीनिंग होता है कि हम उसको फिर से यूटिलाइज नहीं कर सकते। एफिशिएंसी डिक्रीज विथ डिक्रीजिंग लोड, यानी कि अब जब भी लोड डिक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली उसका डायरेक्टली किस पे असर होगा, एफिशिएंसी पे। कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन इज हाई, सो यहाँ पे जो भी पावर जनरेशन का कॉस्ट है वो बेसिकली हाई है। स्मोक प्रोड्यूस बाय बर्निंग द फ्यूल कॉजेज एयर पॉल्यूशन, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, यानी कि कॉल को बर्न करते हैं, उसमें से हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी वजह से जो भी स्मोक जनरेट होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, एयर पॉल्यूशन जनरेट करता है। लाइफ ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज 25 years, the efficiency decreases to less than 10% after this its life period,
यानी कि बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट है उसका जो लाइफ पीरियड है वो 25 ईयर्स जितना रहता है। उसके बाद हम उसको यूटिलाइज करें तो उसका जो एफिशिएंसी है वो अराउंड 10% जितना गिर जाता है। टरबाइन हैज़ अ हाई रनिंग स्पीड ऑफ 3000 टू 4000 आरपीएम। जो भी थर्मल पावर प्लांट है वो क्या करता है, जो स्टीम है उसके स्टीम थ्रू हम क्या रोटेट करवाते हैं, टरबाइन। तो टरबाइन की जो स्पीड है वो कैसी रहती है, हाई स्पीड, कितनी, अराउंड 3000 टू 4000 आरपीएम। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।